नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने इसका एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो है ये यूपीपीसीएस आरओआरओ और जो बाकी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का, और ये हो जाता है निम्नलिखित तिथियों में, तिथियाँ यानी तारीख होती है। तो निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। दोपहर में आपकी जो छाया है वो सबसे छोटी होती है, वो कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है जब ये होती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 21 जून। क्यों होती है सबसे छोटी छाया 21 जून में आपकी, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। और चलिए थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत रूप से चमकती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकती हैं, जिसमें उत्तरी गोलार्ध जो है ये हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी को जब बीच से हम काटते हैं तो बीच में एक लाइन देते हैं जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी की गई, तो उत्तरी गोलार्ध की, यानी ऊपर वाले हिस्से की यहाँ पर बात की गई है। और इसमें जो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो उस समय कब की बात है, 21 जून की बात है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। ये 21 जून की बात है जब हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी विषुवत है, ये हमारी कर्क रेखा हो जाती है 23.5 डिग्री पर। तो इस पर जो है सूरज बिल्कुल लंबवत चमकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये कब की बात है, तो ये बात हो जाती है आपकी 21 जून की। और 21 जून इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है सबसे लंबा होता है और रात जो है सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, जैसे ये सन हो जाता है आपका, ठीक है, ये हम अभी आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर जो ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर है, और यहाँ पर जो है इसकी मकर रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो बिल्कुल लंबवत चमकता है, इसलिए जो आपकी छाया है वो बहुत छोटी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि दोपहर में जब सूरज आपके सिर के ऊपर होता है तो आपकी जो छाया है आपके बिल्कुल नीचे बनेगी, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि छाया आपके ऊपर है या फिर छाया बहुत छोटी है, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है। और दोपहर में जो छाया बनती है तो दोपहर के समय में सूर्य की किरणें हमारे ऊपर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे छाया जो है वो छोटी और सीधी बनती है। इसके बाद सुबह और शाम की छाया की बात करते हैं। तो सुबह और शाम को जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, और जिससे जो छाया जो है वो लंबी प्रतीत होती है, ठीक है, लंबी दिखाई देती हैं सुबह और शाम को, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको छाया से बता दी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और क्वेश्चन बनता है इक्विनॉक्स से। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं ये कब होता है। दिन और रात बराबर होते हैं तो कब होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। फिलहाल हम बताते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनॉक्स है ये हो जाएगा आपका वर्ष के 2 बार जो है देखा जाता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। दोनों ही जो डेट हैं वो आपको याद रखनी है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्विनॉक्स है जो हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको इक्विनॉक्स के बारे में। तो पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो भूमध्य रेखा है यहाँ पर, ये भूमध्य रेखा है, और जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी इस पर यहाँ पर पड़ जाएगी, ठीक है। तो किस पर पड़ती है, तो ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, ठीक है। तो उस समय जो है आपका इक्विनॉक्स देखा जाता है।
और यहाँ बात की गई है विषु, जिसको इक्विनोक्स कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो इसे विषु जो है कहा जाता है, और हिंदी में इसको विषु कहा जाता है और इंग्लिश में इसको इक्विनोक्स कहा जाता है। यहाँ पर तिथि की बात करते हैं तो यह घटना जो है साल में 2 बार होती है। एक होती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च वाली में आपका वसंत विषु आ जाता है, यानी स्प्रिंग इक्विनोक्स, और जो 23 सितंबर वाली है उसमें शरद विषु या फिर ऑटम कहा जाता है शरद ऋतु को, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ऑटम इक्विनोक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो डिटेल वाइज आप पढ़ते रहिए, आपका जो है यहीं से जो है क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दिन और रात की जो अवधि है विषु के दौरान पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात लगभग समान होते हैं। विषु के दौरान, इक्विनोक्स के दौरान जो है दिन और रात आपके बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की आपकी रात हो जाएगी। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका यहाँ पर सूर्य है। तो यहाँ पर जो आपकी विषुवत रेखा है और ये जो सूर्य है ये इस पर लंबवत होगा, और यहाँ पर 12 घंटे का जो है दिन होगा और 12 घंटे की आपकी रात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझ लेना है। इसके बाद सूर्य की जो स्थिति होती है तो विषु के समय जब ये इक्विनोक्स होता है उस समय सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, भूमध्य रेखा होती है उसके ठीक ऊपर जो है सूरज यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर कुछ दिखाया गया है इस तरह से, जैसे 22 और 23 सितंबर को। ठीक है, तो सूरज जो है यहाँ पर सूरज है और ये सूरज जो है बिल्कुल भूमध्य रेखा पर होगा, और इसी तरह से यहाँ पर 20 और 21 मार्च में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये देख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, वह कौन सी तिथियाँ हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है दिन और रात बराबर होते हैं। किस में होते हैं दिन और रात बराबर? वह कौन सी तिथियाँ हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होंगे आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय का जो उन्नतांश कोण है वो होता है। जो उन्नतांश कोण है वो क्या होता है? मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कोण पूछा गया है। और यहाँ बात की गई है मकर संक्रांति का जो पर्व है ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। ठीक है, 13 और 14 जनवरी को जो है मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 43 डिग्री। ठीक है, आंसर आपने देख लिया लेकिन अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आया है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा होता है उन्नतांश कोण क्या होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है सूर्य का जो उत्तरायण, मकर संक्रांति को सूर्य जो है उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है। यानी कि मकर संक्रांति को जब ये हमारी जो सूरज हमारा वो उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण, और ये मकर संक्रांति से शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद जो धार्मिक महत्व है इसका, धार्मिक महत्व क्या है? तो मकर संक्रांति हिंदू धर्म एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पर जो आपकी मकर रेखा होती है यहाँ से वो चलना शुरू करता है और 21 जून में जो है ये कर्क रेखा पर पहुँच जाता है 6 महीने बाद। इसके बाद यहाँ पर हो जाते हैं जो उत्तरायण की शुरुआत हो जाती है इस दिन से। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सूर्य की उत्तरी दिशा में गति का भी प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ भी माना जाता है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। ठीक है, वैज्ञानिक कारण क्या हो जाते हैं? तो पृथ्वी की धुरी का जो झुकाव है साल में 2 बार होता है, एक बार सूर्य की ओर और एक बार सूर्य से दूर, जिससे सूर्य की जो स्थिति है उसमें बदलाव होता है। ये होता है इसका वैज्ञानिक कारण। इसके अलावा मकर संक्रांति का जो महत्व है वो क्या हो जाता है? कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट डाले गए हैं जिनसे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, विचार करने के लिए आपको दे दिया जाएगा या फिर आपको दिया जा सकता है सुमेलित करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है नए नए बनते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे मकर संक्रांति की, तो ये हो जाता है मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना, दान करना और सूर्य उपासना करना शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है मकर संक्रांति। इसके अलावा पौराणिक जो कथाएं होती हैं, आपने सुन रखी होंगी पौराणिक कथाएं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं, ऐसा कहा गया है जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिखाई गई है जो आपका सूर्य है वो जो है यहाँ पर उत्तरायण हो जाता है। ठीक है, यहाँ से चलेगा और 21 जून में जो है फिर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा 6 महीने बाद।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा भी गया है पहले भी। सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा गया है, तो सबसे बड़ा दिन हो जाता है आपका 22 जून का। ठीक है, 22 जून आपका सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में रहता है इस समय। और 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून, यानी कि 21 जून यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये आपका 22 जून हो जाएगा। ठीक है, 21 जून होता है वैसे सबसे बड़ा दिन। ठीक, सबसे छोटा होगा तो ये हो जाता है आपका 22 दिसंबर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा दिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कौन सी है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 48 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 38 डिग्री उत्तर की तरफ हम चलेंगे तो वहाँ पर जो है आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया मिल जाएंगे। इसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट हैं यहाँ पर जो आपको देखने पड़ेंगे। वे रेखाएं जो संप्रभु देशों को अलग करती हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं कहा जाता है। तो ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में पता होना चाहिए आपको। जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, क्या उनका महत्व है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल हमने आपको बताया है वे रेखाएं जो संप्रभु देशों को अलग करती हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं कहा जाता है। या फिर आप सीधे सीधे कहेंगे कि जो दो देशों के बीच में एक बाउंड्री कर लेते हैं, दो देशों के बीच में जो उनका पार्टीशन करती है दो देशों को, उसको जो है फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ रेखाओं के अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के जो है वर्गीकरण का दिखाया गया है। सीमाओं रेखा का वर्गीकरण कैसे होता है, ठीक, कितनी तरह से होता है। तो सबसे पहले होती है एक अध्यारोपित सीमा। ठीक है, अध्यारोपित जिसको सुप्रीम पोस्ट कहा जाता है। और ये ऐसी सीमा रेखा होती है जिसका निर्धारण वहाँ के निवासियों के द्वारा ना होकर किसी बाहरी शक्ति या औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा किया जाता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में लगा दी जाती है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो इसी तरह से यह अध्यारोपित हो जाती है। इसके बाद आती है एक हमारी अवशेषी, जिसको रियलाइज सीमा रेखा कहा जाएगा। ऐसी सीमा रेखाएं जिनका राजनीतिक मान्यता तो वर्तमान में समाप्त हो गई है, लेकिन समाज में वे अभी भी वास्तविक रूप से बनी हुई है, उनको अवशेषी कहा जाएगा। वो अवशेष के रूप में मानी जाती हैं। एक होती है पूर्ववर्ती रेखा, पूर्ववर्ती सीमा रेखा। ठीक है, और ये होती है जिन रेखाओं का जो निर्धारण है वहाँ के समाज के विकसित होने से पूर्व ही हो गया होता है, उन्हें पूर्ववर्ती रेखाएं कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी 4 नंबर, जो चौथी रेखा है हमारी, वो हो जाएगी परवर्ती, जिसको सबसिक्वेंट सीमा रेखा कहा जाएगा। और जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहाँ के समाज के विकसित होने के बाद होता है, उन्हें परवर्ती सीमा रेखा कहा जाता है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं को जो है हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देश दिखाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर आपकी सीमाएँ रेखाएँ। तो सबसे पहले आपका जो देश आ जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी आपकी डोरंट रेखा। भारत और चीन के बीच में आपको देखने को मिल जाती है मैकमोहन रेखा। कई बार क्वेश्चन बनता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलेगी रेड क्लिफ रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपको मिलेगी सिगफ्रीड रेखा। इसके बाद आ जाती है पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए अलग जो है आधार बनाने का पक्षधर है और भारत जो है इसका पक्षधर नहीं है। तो ये मानी जाती है यहाँ पर 24 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल जाएगी। लीबिया और सूडान के बीच में ये हो जाती है 20 डिग्री उत्तरी समांतर। मिस्र और सूडान के बीच में एक रेखा हो जाती है, ये हो जाती है 22 डिग्री उत्तरी समांतर। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपकी उत्तर कोरिया, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री समांतर हो जाती है। और एक है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो 49 डिग्री समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और दिखाई गई है, जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच में तो मैगिनोट रेखा होती है, कई बार आपसे पूछी जाती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा होती है।
और एक होती है रूस और फिनलैंड के बीच में, जिसको मार्जिनल या फिर मैन रहीम रेखा कहा जाता है। ये मैन रहीम कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के जो है संबंध करेंगे। हॉर्स अक्षांश के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, तो वो हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। हॉर्स अक्षांश किससे आप किसको संबंध करेंगे, तो यहाँ पर जो संबंध किया जाएगा वो किया जाएगा 30 डिग्री को, ठीक है। 30 डिग्री हो जाता है 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में जब उच्च दाब पाया जाता है तो वहाँ पर जो है अश्व अक्षांश या फिर घोड़े का अक्षांश, या इसको हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है, वो बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो है उच्च दाब पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुन लेनी चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब स्पेन के व्यापारियों द्वारा और वेस्ट इंडीज से घोड़े का व्यापार किया जाता था स्पेन के व्यापारियों द्वारा, और जब पहले तो इतने साधन नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, तो पहले जल से ही जो है जलयान के जरिए, जहाज़ के जरिए जो है, छोटे छोटे जहाज़ों के जरिए समुद्र को पार करके जाते थे, ठीक है। तो मध्य सागर में जब वो पहुंच जाता था उनका जो जलयान था, और वो उच्च वायुदाब के कारण जो है धीरे धीरे वहीं पर चक्कर काटने लग जाता था, वो उसको पार नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो है इसका वज़न ज़्यादा हो गया है, हमने ज़्यादा घोड़े इसमें भर लिए हैं, ठीक है, और उनको हमें कम करना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, उनके पास ऑप्शन क्या था वज़न कम करने का, तो वो क्या करते थे, एक एक करके घोड़ों को जो है वहाँ पर उनको उतारना शुरू कर देते हैं, यानी पानी में घोड़ों को फेंक देते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो घोड़ों को जो है पानी में फेंक देते थे, और इसलिए इस स्थान का जो नाम है वो पड़ा है घोड़े का अक्षांश, ठीक है। तो चीज़ आपको देखो ऐसी मिल रही है बिल्कुल आपकी परीक्षा से संबंधित, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है उसको हॉर्स अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए आपने देख लिया, यही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है अश्व अक्षांश, जिन्हें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। यह अश्व अक्षांश है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भूमध्य रेखा के लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित जो अक्षांश है, जिनकी विशेषता शांत हवाएं, धूप वाला आसमान और कम वर्षा होती है, ठीक है, तो ये वहाँ की जो है विशेषताएं होती हैं। स्थान कौन सा है, वो है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन 30 से जो है ये 35 डिग्री के बीच में आपका माना जाता है। इसकी मौसम की जो स्थिति है वो क्या होती है, तो यहाँ पर शांत हवाएं होती हैं, धूप वाला आसमान होता है, कम वर्षा होती है, और वहाँ पर जो है आपको उच्च वायुदाब भी देखने को मिल जाएगा इसी वजह से। इसके अलावा नाम की जो उत्पत्ति है ये हमने आपको बताया कि नाविकों को बचाने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, इसलिए इन अक्षांश को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपका उपोष्ण कटिबंधीय कटक नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाता है, ये आप देख सकते हैं लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो इक्वेटर है आपकी, यहाँ पर बात की गई है 30 डिग्री की, तो जब वो 30 डिग्री जाएंगे उत्तर की तरफ, ठीक है, 30 से 35 डिग्री में, तो यहाँ पर जो है फिर उच्च दाब बन जाता है, ठीक है। और यहीं की वो बात है जो हमने आपको स्टोरी बताई है। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, 30 डिग्री का हमने आपको बता दिया है किस तरह से क्या कहानी थी इसके बारे में, तो वो आपने अच्छे से समझ ली है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो ये कहाँ होगा, कर्क रेखा पर, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त या फिर विषुवत रेखा पर, कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो 12 घंटे का जो दिन होगा ये होगा आपका विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर 12 घंटे का जो दिन है वो देखा जाएगा। और जब कर्क या फिर मकर संक्रांति होती है तो जो दिन और रात होते हैं हमारे वो आपके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सूर्य अगर आपका विषुवत रेखा पर है, यहाँ पर दिखाया गया है, जब सूर्य आपका जो है इक्वेटर पर होगा तो 12 घंटे का जो दिन है वो इधर होगा, और 12 घंटे का जो है यहाँ पर दिन इधर होगा, ठीक है। तो दिन और रात कैसे होंगे, तो दिन और रात यहाँ पर जो है बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा ये कहाँ से नहीं गुजरती है, तो भारत से तो गुजरती है, सभी जानते हैं,
मैक्सिको से भी गुजरेगी, मिस्र से गुजरेगी, लेकिन ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरेगी? ईरान से नहीं गुजरेगी। इसके अलावा जो कर्क रेखा है वो भारत के, तो आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से भारत के गुजरती है, और बाकी को भी देख लेते हैं। तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले देशों में भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, मैक्सिको, बहामास, माली, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजर, चाड और ताइवान शामिल हैं। तो ये जो इतने देश हैं, ये सभी जो हैं आपके कर्क रेखा पर शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एशिया में कौन कौन से देश हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए अफ्रीका में कितने देश हैं, उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं। ठीक है, यूरोप में तो कोई देश है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले एशिया की। ठीक है, एशिया में कौन कौन से देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे पहले जो गुजरेगी वो गुजरती है आपकी भारत से। ठीक है, तो भारत से गुजर जाती है, फिर आपका चीन आ जाता है, म्यांमार, बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये सभी एशिया के देश हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा अफ्रीका में से भी कुछ देशों से गुजरती है, जैसे माली हो जाता है, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर और चाड। इन सभी देशों से, ये अफ्रीका के देश हैं, इनसे भी जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा 2 देश आपके हो जाते हैं उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, इनमें आपका मैक्सिको और बहामास हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो आपकी कर्क रेखा है ये गुजर रही है मैक्सिको और बहामास, ये आपके उत्तरी अमेरिका के हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दिखाए गए हैं हमारे, जैसे अल्जीरिया है, मारिटेनिया है, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब। ठीक है, और यूएई, इधर आपके फिर एशिया में आ जाते हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो ये सभी से जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने डिटेल वाइज आपको बता दी हैं। इसके बाद कर्क रेखा हमने देखी है, अब आती है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा नहीं गुजरेगी बोलीविया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मकर रेखा आपकी बोलीविया से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ से गुजरती है आपकी मकर रेखा, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, ये इससे जो होकर गुजरने वाले प्रमुख देशों में आपके ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो हैं आपके मकर रेखा में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से आपके कौन कौन से जो है देशों से गुजरती है मकर रेखा? तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर ब्राज़ील आ जाता है। ठीक है, ब्राज़ील से होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है। अर्जेंटीना से गुजरती है, चिली से और पैराग्वे से। तो 4 तो देश आपके हो जाते हैं दक्षिण अमेरिका के। नाम आपको याद रखने, नाम से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में आपके बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये सभी हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ओशिनिया जो है, यह ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपकी मकर रेखा गुजरती है, और स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं 23.5 डिग्री होती है ये दक्षिणी अक्षांश पर। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पर समझनी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा से, कि ऐसी कौन सी रेखा है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखा होकर गुजरती है। तो तीनों रेखा उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ से भी नहीं गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से भी नहीं गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं गुजरेगी, एशिया से भी नहीं गुजरेगी और यूरोप से भी नहीं गुजरेगी। तो केवल अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं जो हैं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। कर्क रेखा है और एक आपकी मकर रेखा, ये कहाँ से गुजरती है ये आपको बताना है। तो कर्क और मकर रेखा ये गुजरती है आपकी अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो मैप है ये हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों जो रेखाएं हैं आपकी अफ्रीका से गुजर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तीनों रेखाएं हैं जो एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं, तो वो हो जाता है आपका अफ्रीका।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर भी हम मैप का इस्तेमाल करके आपको बताएंगे कौन सा वो देश हो जाता है जो आर्कटिक वृत्त के जो है दक्षिण में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर आइसलैंड। आइसलैंड है जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। ये हो जाता है हमारा आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आप सभी जानते हैं आर्कटिक वृत्त के बारे में। और ये हमारा जो है नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल के अलावा यहाँ पर जो आर्कटिक वृत्त के अंदर आते हैं, इनमें आपका फिनलैंड होता है, रशिया आ जाता है, कनाडा भी आता है, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके आते हैं जो आर्कटिक वृत्त के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा दिखाया गया है आइसलैंड। आइसलैंड जो है इस आर्कटिक वृत्त के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। तो ये 4-5 नाम है देशों के, ये आपको याद रखने हैं। जैसे फिनलैंड है, ये बार बार पूछा जाता है। स्वीडन है, ये बार बार पूछा जाता है। नॉर्वे है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आइसलैंड है, ये भी आपसे और एक आपका अलास्का भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलास्का का कुछ क्षेत्र आपका अंदर है, कुछ बाहर है, लेकिन आइसलैंड जो है वो पूरी तरह से आपका आर्कटिक क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामी उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। कौन सी जगह अवस्थित हो जाएगी ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 75 डिग्री पूर्व। कैसे हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व, ये आपको समझना चाहिए। तो ग्रीनविच में जो मध्याह्न है, एक स्थानीय जो समय है वो है यहाँ पर 5 बजे। ठीक है, कितने बजे हैं, यहाँ पर 5 बजे हैं। ठीक है, ये आपको समझ लिया है। इसके बाद जो 0 डिग्री होते हैं उस पर कितने बजेंगे, तो उस पर बजेंगे आपके 12, तभी तो वहाँ पर 5 बजेंगे। तो 12 जब वहाँ पर बज जाते हैं आपके, इसके बाद जो है वो 5 घंटे जो है आगे हो जाता है टाइम। और 5 देशांतर बराबर जब हम यहाँ पर चलेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर हम 1 देशांतर चलेंगे तो हमें 4 मिनट का समय लगेगा। और जब हम यहाँ पर 15 देशांतर चलेंगे तो 15 चौका 60। ठीक है, तो 15 देशांतर चलने के लिए हमें चाहिए 60 मिनट, यानी 1 घंटा। अब हम यहाँ पर कितना चले हैं, तो हम चले हैं यहाँ पर 5 घंटे। तो 5 का मतलब 1 घंटा, तो 1 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और 5 को करेंगे फिर 15 से गुना। ठीक है, तो 15 पंजे आ जाएगा आपका यहाँ पर 75। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 75। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, निम्नलिखित देशों में जिसमें जीएमटी से भिन्न है, तो जीएमटी से कौन सा भिन्न हो जाएगा वो आपको बताना है। जीएमटी से भिन्न कौन सा है, तो जीएमटी से जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर स्पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पेन जो है ये आपका जीएमटी से भिन्न माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा कहा जाता है वो कहा जाता है आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, और ये हो जाती है आपकी 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये सीधी नहीं होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने जो है यहाँ पर ये घुमाव यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये सीधी कभी भी नहीं होती है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और यहाँ पर हमने केवल समझाने के लिए इस मैप का इस्तेमाल किया है। ये जो है सीधी नहीं होती है। और जो ग्लोब पर दर्शाई गई है जिसमें आपकी 180 देशांतर रेखा होती है, इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई एक काल्पनिक रेखा इसको माना जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी है, इस पर हमने एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है एक काल्पनिक रेखा या काल्पनिक जो है बॉर्डर यहाँ पर खींच दिया है, तो इसी को जो है कहा जाता है तिथि रेखा।
इसके अलावा यहाँ पर एक मैप का और इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से जो है ये जा रही है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है किस किस से गुजरती है। आर्कटिक महासागर में एक आपका साइबेरिया आ जाता है, अलास्का, बेरिंग सागर, अपलेशियन, ठीक है, हवाई द्वीप, इन सभी से जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ठीक है। इधर फिजी द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, समोआ है, तो ये सभी जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है कनाडा में कुल है कितने टाइम जोन आपसे पूछे गए हैं। 2 टाइम जोन है, 4 टाइम जोन है, 6 टाइम जोन है या फिर 8 टाइम जोन है। कनाडा में टाइम जोन कितने हैं वो आपसे पूछा गया है। तो कनाडा में जो टाइम जोन हो जाएंगे वो हो जाते हैं यहाँ पर 6, ठीक है। और इसमें कौन कौन से टाइम जोन होते हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाता है कनाडा, ठीक है, कनाडा हो जाता है। और इसमें आपके जो टाइम जोन है वो है यहाँ पर पीडीपी, ठीक है, पैसिफिक डे लाइट टाइम इसको कहा जाता है। एक होता है एमडीटी, सीडीटी, ईडीटी, एडीटी और एनडीटी। 6 टाइम जोन देखने को मिलेंगे आपके आपके कनाडा में। मैप के माध्यम से हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। केवल इतना ही आपको याद रखना है, 6 टाइम जोन जो है आपके कनाडा में होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होता है ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा पर एक दूसरे को काटती है। जो ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है, तो कहाँ काटती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर अटलांटिक महासागर में, ठीक है। एक आपकी ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा, एक आपकी भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर जो एक कट बनेगा ये बनेगा आपका अटलांटिक महासागर में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। तो क्या क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बात की गई है जो हमारी ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, और ग्रीनविच रेखा। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को काटती है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं, जैसे अंध महासागर जिसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। यानी अटलांटिक महासागर जो है उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है अंध महासागर। अंध महासागर से पहले भी आपका क्वेश्चन बना है। तो इसको जो है अंध महासागर कहा जाएगा और इसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। और ये वो विशाल जलराशि होते हैं जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को नई दुनिया के महाद्वीपों से अलग भी करती है, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे इसका नाम है अटलांटिक महासागर। स्थान की बात करते हैं तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हो जाता है और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में हो जाता है। यहाँ पर बात की गई है इसके क्षेत्रफल की, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये हो जाता है और पृथ्वी के लगभग 1/5 हिस्से को ये घेरे हुए भी है। कुछ और विशेषताएं भी इसकी देखी जाती हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये जो है ऐसा आकार का होता है, कुछ इस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो ये ऐसा आकार का ये हो जाता है और उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर से जो है ये घिरा हुआ है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका, अटलांटिक महासागर में RMS टाइटैनिक 1912 में डूबा था। यानी जो टाइटैनिक डूबा था वो आपका अटलांटिक महासागर में ही डूबा था 1912 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है प्रधान याम्योत्तर ध्रुवीय तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो ये जो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, ये क्वेश्चन वही है आपसे पूछा गया जो आपकी प्रधान याम्योत्तर है और एक आपकी विषुवत है। तो इसका जो प्रधान जो प्रतिच्छेदन बिंदु एक दूसरे को जो छेद कर रही हैं, तो ये हो जाता है आपका अंध महासागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को जो है बनाना चाहिए। समुद्री धारा नहीं बनाएंगे क्योंकि समुद्री धारा तो बहाकर उसे कहीं और ले जाएगी। समुद्री जो हवा है वो भी उसको बहाकर कहीं और ले जाएगी, ठीक है। अक्षांश में जो है जहाज आपके नहीं चलेंगे। तो यहाँ सबसे अच्छा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर देशांतर, ठीक है। तो किसी भी जहाज है या कोई नाव है कुछ है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है देशांतर के जो है देशांतर के द्वारा उसको चलाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त वृत्त का निर्माण करता है। कौन सा हो जाएगा जो वृत्त का निर्माण करता है। वृत्त यानी बड़े जो है वृत्त का निर्माण करेगा, वो कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाती है यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। 180 जो आपकी
देशांतर प्रधान याम्योत्तर है, ये एक बहुत बड़े जो है व्रत का निर्माण करती है। कैसे करती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर जो ये आपकी दिखाई गई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये इसके पीछे की तरफ से भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो एक बड़े व्रत का जो है ये निर्माण करती है आपकी देशांतर रेखा। ठीक है, तो 180 जो है रेखाएं होती है और ये हर जो है एक एक जो है सबसे बड़े व्रत का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। जो प्रधान याम्योत्तर है ये गुजरती है, किससे गुजरती है प्रधान याम्योत्तर रेखा? तो ये आपकी गुजरती है, एक तो गुजरती है आपकी अल्जीरिया से, ठीक है, और इसके अलावा ये गुजरती है आपकी फ्रांस से। तो दो देशों से आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है। टोटल की बात करते हैं तो टोटल ये 9 देशों से गुजरती है। ठीक है, हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 1 और 2। और यहाँ पर दिखाया गया है 9 देशों से होकर गुजरती है आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा। इनमें कौन कौन से देश हैं नाम आपको पता होना चाहिए। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगा, घाना और अंटार्कटिका शामिल हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है 9 देश यहाँ पर दिखाए गए हैं, मैप के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, 8 देश ये हो जाते हैं और एक 9वां जो देश है वो हो जाता है यहाँ पर आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा कथन और कारण से। तो सभी देशांतर रेखाएं जो है व्रत का निर्माण करती हैं। तो हमने अभी आपको मैप में दिखाया है जितनी भी आपकी देशांतर रेखाएं हैं ये सभी जो हैं बड़े व्रत का निर्माण करती हैं। तो कथन तो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता हमारा दूसरा है, जो व्रत है यानी बड़ा जो व्रत है वो ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो बिल्कुल जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर कहीं से भी आप जो है एक व्रत इस पर बना देंगे तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटने का काम करता है। ठीक है, समान भागों में विभाजित करने का काम करता है। तो दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे और ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है कि सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट माने जाएंगे। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? उस जगह की देशांतर रेखा आपसे पूछी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर माना जाएगा 45 डिग्री पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो 3 बजे प्रातः का, ठीक है, 3 बजे प्रातः हो जाएगा यानी कि 1 घंटे का जो मान होता है वो होता है आपका 15 देशांतर। ठीक है, तो 15 तिया 45 यानी कि 45 डिग्री जो है पूर्व की तरफ आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुना जा सकता है? तो 10 बज रहे हैं इंग्लैंड के, ठीक है, तो भारत में कितने बजे होंगे ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सीधे सीधे नहीं पूछा गया, घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाता है? तो बात हो रही है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से जो हो हम हैं वो हो जाते हैं हम 5 घंटे, लगभग 5.5 घंटे हम आगे हो जाते हैं। ठीक है, और 5.5 घंटे का मतलब है अगर वहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बज जाएंगे? तो 10 प्लस 5.5 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 10 तो 12 और 3 3:30, 3:30 जो है यहाँ पर हो जाएगी और ये दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आपका माना जाएगा। और यहाँ पर दिखाया भी गया भारत और जो भारत पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री जो है ये अवस्थित है। तो समय को एक देशांतर खिसकने में लगते हैं 4 मिनट। ठीक है, इसी तरह से जब 82.5 गुना 4 करेंगे बराबर 5.5 घंटा आ जाएगा और भारत में जो है फिर ये 3:30 बजे अपराह्न सुनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान याम्योत्तर है? प्रधान याम्योत्तर कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्रधान जो याम्योत्तर है वो हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर होता है वो प्रधान याम्योत्तर आपका माना जाएगा।
निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, आपसे पूछा गया है भूमध्य रेखा। तो गैबोन है, सोमालिया है, भूमध्य रेखीय गिनी है और रवांडा है। तो आपको बताना है कहाँ से नहीं गुजरेगी भूमध्य रेखा। तो ये नहीं गुजरेगी, एक तो आपकी भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरेगी और एक आपकी रवांडा से भी नहीं गुजरती है, जबकि गैबोन से गुजरेगी और सोमालिया से गुजरेगी। तो 2 से नहीं गुजरेगी, 3 और 4 से। ठीक है, और 3 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भूमध्य रेखा के बारे में, जिनमें आपका 13 देशों से होकर गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा, जिनमें से कुछ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा में जो अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से भी कुछ देश हैं जिनसे गुजरती है, अफ्रीका में कुछ देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है और एशिया में भी कुछ देश हैं जिनसे आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका ले लेते हैं। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिपे, गैम्बोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये सभी हो जाते हैं अफ्रीका के देश जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके अलावा एशिया के भी कुछ देश हैं, जैसे आपका मालदीव है, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये सभी एशिया के हैं जिनसे आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। और यहाँ पर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरेगी, अफ्रीका से और एशिया से। 3 महाद्वीपों से आपकी जो है गुजरती है भूमध्य रेखा। और जल निकाय की बात करते हैं, किन किन जल निकायों से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो अटलांटिक महासागर से गुजरेगी, प्रशांत महासागर से गुजरेगी और हिंद महासागर से भी गुजरती है। और यहाँ पर पूरी जो स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये जो है इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्री PDF लेने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम सारी जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं सभी की जो PDF है, उसके अलावा काफ़ी कंटेंट और भी होता है, वो उसको हम सभी को जो है फ्री प्रोवाइड कराते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन है जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? सेम क्वेश्चन है, कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, तो एक तो हो जाता है कोलंबिया, ठीक है, जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, और एक हो जाता है आपका केनिया। ठीक है, तो दोनों जो है भूमध्य रेखा पर यहाँ पर ये अवस्थित हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 और 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे और 2 और 3 दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा है वो गुजरेगी इन देशों में से केवल कीनिया से, बाकी से नहीं गुजरेगी। ठीक है, कीनिया हो जाता है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? बस 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, किससे गुजरती है और किससे नहीं गुजरती है। कोई सी भी रेखा है, कर्क रेखा से पूछ ली जाएगी आपसे, मकर रेखा पूछ ली जाएगी और आपसे भूमध्य रेखा से तो क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। आपसे पूछा गया किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरेगी आपकी जाम्बिया से। केन्या से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है और गैम्बोन से भी, लेकिन जाम्बिया से जो है ये नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है सारा मैप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात कमोवेश समान होते हैं, तो कहाँ पर समान होते हैं? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, यामोत्तर पर या फिर अंटार्कटिका पर? तो दिन और रात जो है ये समान होते हैं, तो ये होते हैं आपके भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको उत्तर का जो है चुनाव करना है और आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कथन है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी है और इसका जो भूमध्य रेखा होती है बीच में, और इसका जो उत्तरी सिरा है उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाता है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा की जो है वो आधी नहीं होगी, वो अपने अक्षांश की आधी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने एक अक्षांश कह दिया है, ये अक्षांश है, तो इसकी जो है आधी हो जाएगी 45 डिग्री। इसके बाद पृथ्वी के अक्ष की जो है समांतरता होती है, बिल्कुल पृथ्वी का अक्ष जो है वो समान होता है सभी जगह से।
और अब सौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो केवल 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर जो है डी में, ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। कौन सी नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली हो जाती है आपकी जायरे नदी, ठीक है। जायरे के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से। तो ये हो जाती है भूमध्य रेखा यहाँ पर जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये जो जायरे नदी है इसको जो है कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जायरे भी आ सकती है और आपको ऑप्शन में कांगो नदी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, कांगो और जायरे दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, पहले ये जाती है उत्तर की तरफ, उसके बाद ये नीचे की तरफ आती है, इस तरह से जो है ये। और ये अफ्रीका की नदी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो कांगो या जायरे है ये कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है मध्य अफ्रीका में, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कथन और कारण से। तो कथन कहता है विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। जो आपकी विषुवत रेखा है उस पर जो दिन होता है वो 12 घंटे का होता है। तो बिल्कुल ये जो है समांतर यानी इक्वल होता है और यहाँ पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। तो कथन तो आपका सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सूर्य के जो किरणों का आपतन कोण है वो समान होता है। तो सूर्य की विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है वो भी समान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। और दोनों करेक्ट हो जाते हैं और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है एक। और यहाँ पर दिखाया गया है सूर्य से जो आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह पर अलग अलग कोणों से पड़ती है और इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट नहीं जानते होंगे आपतन कोण किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उसको जो है एक कोण का कोण बनाती है। किस तरह से बनाती है, कुछ ऐसे बनाती है, ठीक है। यहाँ पर से जो है सूर्य की किरणें आई हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर ये जो कोण बनाती है ये बनाती है यहाँ पर आपतन कोण, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा भूमध्य रेखा के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर भी कथन और कथन से क्वेश्चन बना है। आपसे पूछा गया कौन सा जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, यह एक महातापीय मेगा थर्मल क्षेत्र है। भूमध्य की बात हो रही है तो महातापीय मेगा थर्मल क्षेत्र है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह एक दृढ़ पर्ण क्षेत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। दृढ़ पर्ण क्षेत्र जो है यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। उच्च वृद्धि का जो है एक क्षेत्र है, उच्च वृद्धि वाला भी नहीं है। ये आकांक्षी लघु सरिताओं का एक क्षेत्र है, तो ये भी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से 1 और 4 आपके सही हैं और 1 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो ये ही गलत यहाँ पर माना जाएगा। जो अधिकतम तापमान की मेखला है विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है और इस वजह से जो है वहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा की वजह से वहाँ पर नमी बनी रहती है, तो अधिकतम तापमान वहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ही आपका गलत हो जाएगा। अगला होता है शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुव विरत और ध्रुवों के बीच में उपस्थित है, ये करेक्ट हो जाएगा। और जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित भी करती हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो बी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। दूरतम की बात की गई है, उत्तर में अवस्थित हो जाता है, दूरतम कौन हो जाता है। दूरतम जो स्थित हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर रोम, ठीक है। कैसे हो जाएगा थोड़ा सा देखेंगे मैप के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिखाया गया है सबसे पहले यहाँ दिखाया गया है बीजिंग। बीजिंग कहाँ है, तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, वो
यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। इस जो है अक्षांश पर नहीं होगी, वो नीचे हो जाएगी थोड़ी सी। इसके अलावा दिल्ली है वो भारत में आ जाता है, दिल्ली यहाँ पर हो जाएगी, देखने को मिल जाएगी आपकी। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क भी जो है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो चौथा दिखाया गया है तो वो दिखाया गया है यहाँ पर रोम, और रोम ही जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। कौन कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। तो ये गैबन जो है अफ्रीका में है, गिनी भी अफ्रीका में और गिनी बिसाऊ भी है, लेकिन गुयाना जो है ये आपका अफ्रीका में नहीं है। गुयाना कहाँ है, तो गुयाना हो जाता है आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका का देश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाता है दक्षिण अमेरिका का एक देश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो जो हंटर रिवर है ये आपके ऑस्ट्रेलिया की है, फ्लंडर रिवर है ये भी ऑस्ट्रेलिया और गिलबर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जो ऑरेंज रिवर है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ऑरेंज रिवर कहाँ की है, तो ऑरेंज जो रिवर है ये हो जाती है आपकी दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की ये आपकी हो जाती है ऑरेंज रिवर। और यहाँ पर दिखाया गया है जो ऑरेंज रिवर है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में है, और ये यहाँ से चलती है लाओत्से से, और ये इस तरह से कुछ चली जाती है, ठीक है। ये हो जाती है आपकी ऑरेंज रिवर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में किस देशों की संख्या अधिकतम है। कौन सा महाद्वीप है जिसमें देश जो है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो देश है वो है आपके अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद आपका एशिया आ जाता है, और एशिया के बाद आपका दक्षिण अमेरिका, फिर आपका यूरोप आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है देश यहाँ पर पूछे गए हैं। और संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो जो आपका अफ्रीका है उसमें लगभग आपके देखने को मिल जाएंगे 55 देश, ठीक है। यूरोप में आपके हो जाते हैं 44 देश। एशिया की बात करेंगे तो एशिया में लगभग 50 के आसपास देश हैं, और दक्षिण अमेरिका में आपके 15 देश आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है एक सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। मैदानी भाग का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक हो जाएगा। तो मैदानी भाग सर्वाधिक है ये है आपका यूरोप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मैदानी भाग है वो यूरोप में ही देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग नहीं है। राजनीतिक दृष्टि भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होना है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे ग्रीनलैंड के बारे में। तो ये हो जाता है यहाँ पर ग्रीनलैंड। वैसे तो ये जो है ये आपका भौगोलिक दृष्टि से ये आता है अमेरिका के क्षेत्र में, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जो है ये यूरोप का भाग माना जाता है ग्रीनलैंड, ठीक है। चीज़ें आपको सभी समझते हुए चलना है। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। अंतर महाद्वीपीय कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अंतर महाद्वीपीय ये हो जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो अंतर महाद्वीप है वो किसको कहा जाता है। तो अंतर महाद्वीपीय ऐसे देशों को कहा जाता है जो एक से अधिक महाद्वीप में जो है बसे हुए हैं, ठीक है। जो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो उसको अंतर महाद्वीप कहा जाएगा। तो यहाँ पर कौन से ऐसे देश हैं, तो ये हो जाते हैं, एक तो आपका जॉर्जिया हो जाता है, ठीक है, और एक आपका हो जाता है टर्की। ये दोनों जो हैं आपके अंतर जो है महाद्वीपीय हो जाएंगे, क्योंकि जॉर्जिया और टर्की जो है ये आपका यूरोप और एशिया दोनों में देखने को आपको मिल जाएगा। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर, और 2 और 3 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया भी गया है, एक आपका टर्की हो जाता है और एक आपका हो जाता है जॉर्जिया, ठीक है। दोनों आपको देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन बनता है विश्व के निम्नलिखित महाद्वीप को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर जो है इनके
क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इनमें से किसका हो जाएगा, तो ये हो जाता है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाता है 4। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका अंटार्कटिका, 2 नंबर पर आपका अंटार्कटिका आ जाएगा। 3 नंबर पर आपका आ जाता है जो है यूरोप, और 4 नंबर पर आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरह से 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस में दिया गया है, तो 4 1 3 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिखाया गया है इन सभी का क्षेत्रफल भी आपको देख लेना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एशिया का जो क्षेत्रफल है ये हो जाता है आपका 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका का हो जाता है 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका का हो जाता है 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका भी हो जाता है 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका का हो जाता है 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर। यूरोप में हो जाता है 99,38,000 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 76,88,287 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाया गया है, और ये हो जाता है आपसे पूछा गया है महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम कौन सा है। जो महाद्वीप है तो सबसे बताना है अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा सबसे बड़ा इसमें होता है आपका एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, और फिर आ जाता है यूरोप। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सभी जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं। तो सबसे छोटे जो हो जाते हैं कौन कौन से हो जाएंगे सबसे छोटे महाद्वीप, तो ये हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, ये सबसे छोटे महाद्वीप आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर सुमेलित करने के लिए। ठीक है, तो सुमेलित करना है और दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपके देश दिए गए, एक तरफ आपकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पेरू की अगर राजधानी की बात करते हैं तो पेरू की जो राजधानी है वो हो जाती है आपकी लीमा। ठीक है, तो लीमा कहाँ पर है, लीमा है आपकी 4 नंबर में। तो पेरू की राजधानी लीमा हो जाती है। जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाती है आपकी हरारे। क्यूबा की राजधानी हो जाती है आपकी हवाना, और लाओस की हो जाती है वियंतियन। इस तरह से एक आध 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 ही ऑप्शन में आपका 4 दिया गया है, और बी का हो जाता है 1, और ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेक्ट माना जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया गया है जिसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका एंटीगुआ है इसकी जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है सेंट जोन, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। डोमिनिका सेंट डोमिगो ये इसकी गलत हो जाती है, ये इसकी राजधानी नहीं है। जो डोमिनिका इसकी जो राजधानी है वो हो जाती है रूसाऊ। ठीक है, इस तरह से ये बन जाती है रूसाऊ। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर हो जाती है, और बहामास की जो राजधानी वो हो जाती है नासाऊ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो आज के हैं ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।